हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कॉलम्स एंड स्ट्रट्स क्या होते हैं। कॉलम्स एंड स्ट्रट्स की जो भी बेसिक थ्योरी है, जैसे कि यूलर्स थ्योरी, रैंकाइन्स थ्योरी, इन सब का बेसिक स्टडी करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही काम का है पॉलिटेक्निक एंड बीई सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम कॉलम्स एंड स्ट्रट्स की बात करें तो कॉलम एक ऐसा वर्टिकल मेंबर है बिल्डिंग में जो कि कंप्रेशन कैरी करता है। सो हमने एक स्क्रीन पे लिखा है कि कॉलम इज अ वर्टिकल मेंबर, इट इज अ वर्टिकल मेंबर इन अ बिल्डिंग विच इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। मतलब इस पे कंप्रेसिव लोड आता है जो कि एक कंप्रेसिव लोड कैरी करता है बिल्डिंग्स में, उसको बोलते हैं कॉलम्स। नेक्स्ट मेंबर है ट्रस। अब स्टार्ट करने के पहले आप ये फिगर देख सकते हैं। इस फिगर में एक स्टील बिल्डिंग दी हुई है आपके सामने। तो स्टील बिल्डिंग के जो भी वर्टिकल आपको मेंबर्स दिख रहे हैं, एज यू कैन सी दीज वर्टिकल मेंबर्स, ये सारे के सारे वर्टिकल मेंबर्स क्या है? ये कॉलम्स है। दीज आर कॉलम्स। सो कॉलम इज अ वर्टिकल मेंबर इन अ बिल्डिंग और इन अ फैक्ट्री, जिसमें कॉलम क्या करता है? कॉलम कंप्रेशन कैरी करता है, उस पर कंप्रेसिव लोड आता है। नेक्स्ट आपको स्टडी करना है स्ट्रट। स्ट्रट क्या होता है? स्ट्रट होता है पार्ट रूफ ट्रस का। सो इट इज अ पार्ट ऑफ रूफ ट्रस विच इज ऑलवेज अंडर कंप्रेशन, जिसपे क्या आता है? कंप्रेसिव फोर्स आता है। तो आप फिगर देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक रूफ ट्रस है। यूजुअली रूफ ट्रस हम लोग घरों के ऊपर या फिर जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है उनके जो शेड्स बनते हैं ना, उसको हम लोग रूफ ट्रस बोलते हैं। एंड रूफ ट्रस क्या करता है? आपके एरिया को शेड करता है, आपके एरिया को एक शेड देता है, सो इज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सनलाइट। तो आप देख सकते हैं एक आपके सामने एक रूफ ट्रस है। रूफ ट्रस जनरली ट्रायंगल शेप का होता है, इट इज ऑफ ट्रायंगल शेप लाइक दिस। एंड इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जिसके नाम आपको याद रखने हैं। हाल फिलहाल आपको ये याद रखना है कि रूफ ट्रस के अंदर एक मेंबर होता है स्ट्रट। रूफ ट्रस के मेंबर एक मेंबर होता है स्ट्रट। वो मेंबर पे हमेशा आता है कंप्रेसिव लोड। वो मेंबर पे क्या आता है? उस पे हमेशा कंप्रेसिव लोड आता है। सो स्ट्रट इज अ पार्ट ऑफ रूफ ट्रस विच इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। हम लोग रूफ ट्रस कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हम लोग रूफ ट्रस का इस्तेमाल फैक्ट्रीज में करते हैं, फैक्ट्रीज या फिर वर्कशॉप्स में करते हैं शेड्स के लिए, या बड़े बड़े घरों में, बंगलोज में हम लोग इसको एज अ शेड की तरह इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ कॉलम्स कौन से होते हैं? अब आपको बेसिक स्टडी करनी है कॉलम्स के ऊपर, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉलम्स क्या होता है? अब कॉलम्स दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है शॉर्ट कॉलम, दूसरा होता है लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम का मतलब होता है ऐसा कॉलम जिसका लेंथ ऑफ कोर्स कम है एंड वो फेल होता है क्रशिंग के थ्रू। इट विल फेल थ्रू क्रशिंग। एक ऐसा मेंबर जो क्रश होके फेल होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट कॉलम। एंड इसके डिजाइन में हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं। इसके डिजाइन में हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है? सिग्मा डी, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। सो शॉर्ट कॉलम एक ऐसा कॉलम है जिसपे लोड हमेशा एक्सियल रहेगा एंड ये जो हम इसका डिजाइन करते हैं वो हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं एंड देन इसको डिजाइन करते हैं। एंड इट विल फेल बाय क्रशिंग, वो क्रश होके फेल होता है, ये आपको याद रखना है। लॉन्ग कॉलम, अब लॉन्ग कॉलम ऑफ कोर्स जिसका लेंथ ज्यादा होता है, जिसकी हाइट ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम जो फेल होगा ना, दैट विल फेल बाय बकलिंग। लॉन्ग कॉलम विल फेल बाय बकलिंग। अब आप पूछेंगे सर बकलिंग का मतलब क्या होता है? लेट अस से ये आपका कॉलम है, दिस इज अ कॉलम एंड इट इज सब्जेक्टेड टू फोर्स पी। ऑलराइट, इसको मैंने फोर्स अप्लाई किया, कंप्रेसिव फोर्स पीपी। तो ये कैसा बेंड होने वाला है? इट विल बेंड इन दिस फैशन, ये ऐसा कुछ बेंड होने वाला। तो इसको हम बोलते हैं बकलिंग, इसको बोलते हैं बकलिंग। तो लॉन्ग कॉलम्स हमेशा बकल होके या वर्टिकली बेंड होके फेल होते हैं, तो इसलिए हमने इसका नाम दिया बकलिंग फेलियर। इट इज कॉल्ड एज बकलिंग फेलियर। सो लॉन्ग कॉलम इज सब्जेक्टेड टू बकलिंग फेलियर। ऑलराइट, अब इसके डिजाइन में हम लोग डायरेक्ट प्लस बेंडिंग स्ट्रेस दोनों का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट मतलब जिसमें डायरेक्ट स्ट्रेस आता है, बेंडिंग, अब आपका कॉलम बेंड हो रहा है तो इसमें बेंडिंग स्ट्रेस का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। अब आपको थ्योरीज पढ़नी है इसके लॉन्ग कॉलम के ऊपर, आपको शॉर्ट कॉलम की स्टडी नहीं करनी है। यू हैव टू स्टडी लॉन्ग कॉलम। ऑलराइट, सो लॉन्ग कॉलम क्या होता है? लॉन्ग कॉलम ऐसा कॉलम जो बकलिंग के थ्रू फेल होता है
एंड इसके डिजाइन में हम लोग डायरेक्ट प्लस बेंडिंग स्ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, तो लॉन्ग कॉलम के ऊपर सबसे पहली थ्योरी जिसने प्रोड्यूस की थी उसका नाम था यूलर्स। द फर्स्ट थ्योरी ऑन लॉन्ग कॉलम वाज गिवन बाय यूलर, तो इसके इसका नाम पड़ता है यूलर्स थ्योरी ऑन लॉन्ग कॉलम। दूसरा है रैंकाइन्स थ्योरी ऑन लॉन्ग कॉलम। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि आज भी हम लोग फॉलो करते हैं, आईएस कोड भी इसको फॉलो करता है। सो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ लॉन्ग कॉलम। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूलर्स थ्योरी के बारे में एंड देन विल गो टू रैंकाइन्स थ्योरी। आइए सबसे पहले यूलर्स थ्योरी पढ़ते हैं। यूलर्स थ्योरी सबसे पहली थ्योरी है लॉन्ग कॉलम के ऊपर एंड इसने अपनी थ्योरी बनाने के लिए कुछ असम्पशंस दिए थे। He has given some assumptions to make his theory valid. All right. So यूलर्स थ्योरी क्या करती है? यूलर्स थ्योरी एक अपना एक फॉर्मूला देती है कि तुम लॉन्ग कॉलम के केस में स्ट्रेंथ कैसे निकालते हो। तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए इसने कुछ असम्पशंस दिए थे। सो ये आपके असम्पशंस है, मैं लिख रहा हूं असम्पशंस। दीज आर द असम्पशंस। कुछ असम्पशंस जो यूलर्स ने लिए थे वो क्या थे, देखो पहले सबसे पहला असम्पशन ये था द कॉलम इज अज्यूम्ड एज लॉन्ग कॉलम। सिंपल सी बात है, आप लॉन्ग कॉलम की थ्योरी पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इट इज अज्यूम्ड एज अ लॉन्ग कॉलम। इसमें बकलिंग फेलियर हमने लिया हुआ है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है द मटेरियल ऑफ द कॉलम इज होमोजीनियस। मटेरियल होमोजीनियस होना मतलब थ्रू आउट हमने क्रॉस सेक्शन में या लेंथ में अलोंग द लेंथ हमने सेम मटेरियल यूज किया। नेक्स्ट है द मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। अब आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? आइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है, लेट अस से एक मटेरियल आपका, आप कोई भी पॉइंट चूज करो, उस पॉइंट पे हर डायरेक्शन में आप कोई भी डायरेक्शन चूज करो, चेक करो, आपको मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम मिलेगी एट अ पॉइंट इन एनी डायरेक्शन इफ द मटेरियल प्रॉपर्टी इज सेम दैट इज कॉल्ड एज आइसोट्रोपिक। मतलब यहां पर मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम है, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, मतलब हर डायरेक्शन में मटेरियल का लेट अस से कैपिटल ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, सेम है, उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक। फिर लिखा है द कॉलम इज अज्यूम्ड एज प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक का ये मतलब होता है कि कॉलम का जो सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, मान लो स्क्वायर कॉलम है तो टॉप टू बॉटम स्क्वायर कॉलम है, अगर रेक्टेंगल है तो टॉप टू बॉटम रेक्टेंगल है, अगर सर्कल है तो टॉप टू बॉटम सर्कल है। द लोड ऑन द कॉलम इज एक्सियल। अब इसका मतलब क्या होता है? कॉलम पे लोड क्या आ रहा है? एक्सियल आ रहा है। देखो ये मान लो आपका एक कॉलम है, ये कॉलम आपका, ये कॉलम का एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कॉलम, इसको बोलते हैं एक्सिस। तो जब मैं इस पे लोड अप्लाई करूंगा ना तो लोड एग्जैक्टली इसके एक्सिस से पास होगा, लोड विल पास थ्रू द एक्सिस ऑफ द कॉलम, उसको हम बोलते हैं एक्सियल लोड। एक्सियल लोड का मतलब क्या है? जब लोड मेंबर के एक्सिस से पास होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सियल लोड। लास्ट पॉइंट है द सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम इज निग्लेक्टेड। इसमें हमने कॉलम का खुद का जो सेल्फ वेट है उसको निग्लेक्ट किया है। ऑलराइट, तो ये 5 असम्पशंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट, अब आपको पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम एज पर यूलर्स थ्योरी। अब यूलर ने असम्पशन देने के बाद अपना एक डेरिवेशन दिया एंड उसने कॉलम का बकलिंग स्ट्रेंथ निकालने का एक फॉर्मूला दे दिया। तो मैं यहां लिखता हूं एज पर यूलर्स थ्योरी, एज पर यूलर्स थ्योरी द बकलिंग और क्रिपलिंग या फिर वो क्रिटिकल भी बोल सकता है, द बकलिंग और क्रिपलिंग और क्रिटिकल लोड ऑफ द कॉलम इज गिवन एज। सबसे पहली चीज याद रखना, यूलर थ्योरी सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए ही वैलिड है। यूलर थ्योरी इज वैलिड फॉर लॉन्ग कॉलम। तो यूलर ने एक फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला ये है PE इक्वल्स टू पाई स्क्वायर इंटू ई आई मिनिमम अपॉन एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। PE क्या है? पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है यूलर्स का जो कि लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड है। ऑलराइट, तो इसमें E क्या था? वो था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। E इज कॉल्ड एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी
आई मिनिमम, इसको बोलते हैं मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको बोलते हैं मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एल इफेक्टिव, इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। ठीक है, ये वीडियो मैं खासकर पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स के लिए डिवोट कर रहा हूं, बिकॉज इस वीडियो में मैं डेरिवेशंस कवर नहीं करने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं डेरिवेशंस कवर करूंगा, जो कि बेसिकली आपके सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कोई भी डेरिवेशन सॉल्व नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका प्रूफ दूंगा। ऑलराइट, सो एज पर यूलर्स थ्योरी, द क्रिटिकल लोड बोलो या बकलिंग लोड बोलो या फिर क्रिपलिंग लोड बोलो, उसका फॉर्मूला क्या है, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। यहां पर पीई को एक नाम दिया है, इसको बोलते हैं यूलर्स लोड, इसको बोलते हैं यूलर्स लोड। ठीक है, यूलर्स लोड बोलो या फिर बकलिंग लोड बोलो, बात एक ही है, बकलिंग लोड और क्रिपलिंग लोड, ये इसका फॉर्मूला है। सो पीई इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बाय एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला देखने के बाद अब हमको समझना पड़ेगा कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम क्या होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम क्या होता है। ठीक है, अब इफेक्टिव लेंथ का कंसेप्ट बेसिकली लॉन्ग कॉलम के लिए दिया गया था। द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ वाज गिवन फॉर लॉन्ग कॉलम। तो इसका मतलब पहले समझ लेते हैं, लिखो, इट इज डिफाइंड एज the distance between b slash w लिखा हूं, मतलब बेटे होता, it is defined as the distance between points of zero curvature during the buckling of column, points of zero curvature during buckling of the column, during buckling of column एक और पॉइंट लिखते पहले, it depends on actual length of the member, actual length of the column, it depends on actual length of the column and support conditions, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है ना, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो कर्वेचर। ऑलराइट, अब पॉइंट्स ऑफ जीरो कर्वेचर क्या होता है मैं आपको फिगर में शो करता हूं। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉलम पे एंड सपोर्ट कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब आपको 4 कंडीशंस पढ़नी है, पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 4 कंडीशंस पढ़नी है कि अलग अलग कंडीशंस के लिए इफेक्टिव लेंथ क्या होता है। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहली कंडीशन डिस्कस करते हैं हम लोग, कंडीशन नंबर 1 या फिर केस नंबर 1 इफेक्टिव लेंथ का। पहला केस है बोथ एंड्स हिंज्ड। पहला केस क्या है, बोथ एंड्स हिंज्ड। अब जिसको हिंज का मतलब नहीं पता, मैं आपको यहां पे लिख के देता हूं। हिंज का मतलब ये होता है ऐसा सपोर्ट विच अलाउज रोटेशन, जो क्या अलाउ करता है, रोटेशन को अलाउ करता है, विच अलाउज रोटेशन, डू नॉट अलाउ डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्शन अलाउ नहीं करता बट रोटेशन जरूर अलाउ करता है। ठीक है, तो इसका फिगर कैसा बनेगा, देखो ये अपना लॉन्ग कॉलम है, यहां पर एक हिंज सपोर्ट ऐसा शो करते हैं ट्रायंगल फॉर्म में, और यहां पर एक हिंज सपोर्ट बॉटम में शो किया मैंने। ये एंड ए है, ये बी है, इसका एक्चुअल लेंथ है कॉलम का एल। एक्चुअल लेंथ है यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है उसको बोलते हैं एक्चुअल लेंथ। ठीक है, अब अगर मैं इसको इस पे लोड लगाऊं, लेट अस से मैं इस पे लोड लगाया पी, तो कॉलम कुछ इस प्रकार से बकल होगा, कॉलम विल बकल इन दिस फैशन। इसको बोलते हैं बकलिंग, मतलब कॉलम का बेंड होना। अब बोथ एंड्स हिंज में क्या हो रहा है ना,
आपके सपोर्ट का रोटेशन अलाउड है, तो इसकी बकलिंग है ना यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पर ही खत्म हो रही है, मतलब शुरुआत से स्टार्ट हो रही है बकलिंग और एंडिंग में खत्म हो रही है। तो जहां से बकलिंग स्टार्ट हुई और जहां बकलिंग खत्म हुई, मतलब पॉइंट्स ऑफ जीरो कर्वेचर से लेकर जीरो कर्वेचर तक का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं एल इफेक्टिव। इसको हम क्या बोलते हैं? एल इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। अब आप खुद देखिए कि इसमें एक्चुअल लेंथ और इफेक्टिव लेंथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। आप देख सकते हो एल भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है, इफेक्टिव लेंथ भी टॉप से स्टार्ट हो रहा है और टॉप पे ही खत्म हो रहा है। तो याले केस में एल इफेक्टिव और एल क्या होता है? दोनों के दोनों सेम होते हैं। ऑलराइट, बोथ एंड्स हिंज बोला, मतलब याद रखना एल इफेक्टिव क्या होता है? एल होता है। दूसरा केस देखते हैं, बोथ एंड्स फिक्स्ड। बोथ एंड्स फिक्स्ड। अब फिक्स का मतलब होता है लॉक करना। लॉक मतलब रोटेशन अलाउड नहीं है, डिफ्लेक्शन भी अलाउड नहीं है। तो कॉलम कुछ ऐसा शो करेंगे हम लोग, ये अपना कॉलम है, दिस इज अवर कॉलम, और इसको मैंने ऐसा फिक्स कर दिया। फिक्सिटी को हम ऐसा शो करते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ फिक्सिटी, कंप्लीटली फिक्स करना। अब आप थोड़ा सोचो, अगर मैंने कॉलम को पूरा फिक्स कर दिया तो क्या वो एंड से बकल होगा? इट विल नॉट बेंड फ्रॉम एंड्स, वो एंड से बकल नहीं होने वाला। तो मैंने इस पर लोड लगाया पी, इसकी बकलिंग यहां से स्टार्ट ना होते हुए थोड़ा नीचे से स्टार्ट होगी और इसकी भी बकलिंग थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगी। तो कॉलम विल बकल इन दिस फैशन। आपका कॉलम कुछ ऐसा बकल होगा, ठीक है। तो बकलिंग कहां से स्टार्ट हो रही है? आपकी बकलिंग यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां खत्म हो रही है। इसको बोलेंगे हम लोग एल इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। इसको बोलेंगे इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। और एक्चुअल लेंथ कितना है? वो है एल। टोटल लेंथ कितना है? एल है। तो आप खुद ही देखिए, बताइए, यहां पर एल इफेक्टिव एल से छोटा है, तो इसका फॉर्मूला बनता है एल इफेक्टिव का, ये बनता है एल बाय 2। तो फॉर्मूला इज एल अपॉन 2। ऑलराइट, अब तीसरा केस देखते हैं, वन एंड फिक्स्ड कॉमा अदर एंड हिंज्ड। कॉलम का सबसे पहला एंड क्या है? फिक्स है। दूसरा एंड क्या है? हिंज है। ऑलराइट, सो इसका बॉटम वाला एंड फिक्स कर दो, बॉटम वाला एंड फिक्स कर दो, टॉप वाला एंड हिंज कर दो, ठीक है। टॉप वाला एंड क्या करेंगे? हिंज कर देंगे। तो कॉलम कैसे बेंड होगा? अभी जब हिंज ऊपर में है तो बकलिंग यहां से स्टार्ट होने वाली टॉप से, और नीचे में फिक्स है तो बकलिंग थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगी। तो कॉलम विल बकल इन दिस फैशन, ठीक है। सो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो कर्वेचर, ये हो जाएगा एल इफेक्टिव। और टोटल लेंथ कितना है? वो है एल, टोटल लेंथ है एल। तो इस केस में जब एक एंड फिक्स है एक एंड हिंज है, तो एल इफेक्टिव बनता है एल अपॉन रूट 2। क्या बनता है? एल अपॉन रूट 2। ये सारी की सारी थ्योरेटिकल वैल्यूज है, ठीक है। प्रैक्टिकली हम कुछ और यूज करते हैं, बट आपको इसमें थ्योरेटिकल वैल्यूज याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वन एंड फिक्स अदर हिंज, इसमें एल इफेक्टिव क्या बनता है? वो बनता है एल बाय रूट 2। बोथ एंड फिक्स में एल बाय 2 बनता है, बोथ एंड हिंज में एल इफेक्टिव एल बनता है। ऑलराइट, एक लास्ट केस देखते हैं। वन लास्ट केस इज वन एंड फिक्स्ड अदर फ्री। एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है, तो बॉटम वाला फिक्स पकड़ो, ऊपर का एंड फ्री पकड़ो। ये मैंने लोड लगाया पी, तो कॉलम कुछ इस प्रकार से बेंड होगा। अब इसमें एक्चुअल लेंथ भले एल है, बट इसका इफेक्टिव लेंथ बनता है 2l। इसका इफेक्टिव लेंथ क्या बनता है? 2l बनता है। क्यों 2l बनता है? क्योंकि इसका जीरो कर्वेचर यहां स्टार्ट होगा बट यहां खत्म नहीं हो रहा, तो इसका कर्वेचर हम लोग नीचे तक के एक्सटेंड करते हैं ऐसा। वी एक्सटेंड द जीरो कर्वेचर ऑफ दिस कॉलम लाइक दिस। तो यहां से लेकर बॉटम तक का डिस्टेंस एल इफेक्टिव बनता है,
तो ये भी इसमें L बन जाता है, तो L इफेक्टिव इसमें क्या बनता है, ये बनता है 2L। सो वन फिक्स वन फ्री में याद रखना L इफेक्टिव क्या बनता है, 2L बनता है। वन फिक्स अदर हिंज में क्या आता है, इट इज L अपॉन रूट 2, इट इज L अपॉन रूट 2, एंड वन बोथ एंड्स फिक्स में इट इज L बाई 2। नेक्स्ट बोथ एंड्स हिंज में L इफेक्टिव इज L। ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर न्यूमेरिकल में इसका यूज हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट अब कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं, आगे की थ्योरी समझ देख ले। सबसे पहला टर्म है स्लेंडरनेस रेशो। द वेरी फर्स्ट टर्म इज स्लेंडरनेस रेशो। इसको हम लोग डेसिग्नेट करते हैं बाय द टर्म लैम्डा। इसका सिंबल क्या है, लैम्डा। ठीक है, लिखो, इट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ effective length of the column. It is defined as ratio of effective length of the column to minimum radius of gyration, to minimum radius of gyration। ठीक है, अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है आगे डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूं। सो लैम्डा इज स्लेंडरनेस रेशो, इट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ इफेक्टिव लेंथ of column upon minimum radius of gyration by minimum radius of gyration। इफेक्टिव लेंथ को आपने बोला है L इफेक्टिव अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन को हम लोग डेसिग्नेट करते हैं K मिनिमम से। इट इज डेसिग्नेटेड बाय K मिनिमम। ऑलराइट, सो लैम्डा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आपके सामने, जो कि होता है इफेक्टिव लेंथ टू मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। इसकी मदद से हम लोग ये पता करते हैं कि कॉलम शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है। बाय दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा वी कम टू नो वेदर द कॉलम इज शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज square root of ratio of minimum moment of inertia, to the area of column, so minimum radius of gyration, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं हम लोग, K मिनिमम इज नथिंग बट, क्या लिखा है मैंने, स्क्वायर रूट। तो यहां पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ रेशो ऑफ, एक रेशो है किसका, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मतलब I मिनिमम अपॉन एरिया, जो भी कॉलम का एरिया रहेगा उससे हम उसको डिवाइड करेंगे, तो उसको बोलते हैं मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द एरिया ऑफ द कॉलम। सो ये एक तरह की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है एक सेक्शन की, जो कि हम लोग कॉलम्स में इस्तेमाल करते हैं। सो आपके सामने जो बेसिक टर्म्स थे, सबसे पहले इफेक्टिव लेंथ वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, देन डिफाइन स्लेंडरनेस रेशियो, डिफाइन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, ये आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है MSBT में। देन हमने स्टडी किया यूलर्स थ्योरी के बारे में कि एज पर द यूलर्स थ्योरी लॉन्ग कॉलम का स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, PE इक्वल्स टू पाई स्क्वायर EI मिनिमम बाय L इफेक्टिव का होल स्क्वायर। इसके हम लोग फॉर्मूले नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं। अब एक लास्ट थ्योरी बची हमारे सामने जिसका नाम है रैंकाइन्स थ्योरी। अब आपको पता है कि यूलर्स थ्योरी सिर्फ क्या पकड़ता था, इसने बोला था कि कॉलम एक लॉन्ग कॉलम है, मतलब इसने सिर्फ बकलिंग फेलियर को यूज करके एक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला दे दिया। यूलर्स थ्योरी वाज वैलिड फॉर ओनली लॉन्ग कॉलम, बट रैंकाइन्स सर बाद में आए। रैंकाइन्स सर ने यूलर्स के कुछ खामियां देखी, उन्होंने देखा कि कॉलम अगर लॉन्ग कॉलम है तो ही यूलर की थ्योरी वैलिड है, अगर मान लो बकलिंग फेलियर है तो ही आपकी यूलर्स की थ्योरी वैलिड रहेगी। तो रैंकाइन्स ने क्या किया, रैंकाइन्स ने अपना एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, उसमें बकलिंग के साथ साथ क्रशिंग का इफेक्ट भी इंट्रोड्यूस किया उस कॉलम के साथ साथ, एंड देन अपनी एक थ्योरी दे दी जिसका नाम है रैंकाइन्स थ्योरी। सो रैंकाइन्स थ्योरी लिख लो,
Rankine's theory is a modification of यूलर्स थ्योरी। ये यूलर्स थ्योरी का मॉडिफिकेशन है, याद रखना पड़ेगा आपको। यूलर्स थ्योरी कंसिडर्ड ओनली बकलिंग फेलियर। इसने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ बकलिंग फेलियर पकड़ा था। बट Rankine's theory considered crushing as well as buckling failure. He considered crushing as well as buckling failure. इसने दोनों फेलियर को साथ में कंसिडर किया। ऑलराइट, सो रैंकाइन्स थ्योरी एक मॉडिफाइड वर्जन है यूलर्स थ्योरी का। तो रैंकाइन्स ने क्या फॉर्मूला दिया, उसने दिया 1/PR इक्वल टू 1/PE प्लस 1/PC। 1/PR इक्वल्स टू 1/PE प्लस 1/PC। अब इसमें PR को बोलते हैं रैंकाइन्स लोड। PR को क्या बोलते हैं, रैंकाइन्स लोड। PE को बोलते हैं यूलर्स लोड। PE को बोलते हैं यूलर्स लोड। और PC को बोलते हैं क्रशिंग लोड। PC को क्या बोलेंगे, क्रशिंग लोड। मतलब ऐसा लोड जहां पे आपका मटेरियल क्रश होता है, उसको बोलते हैं क्रशिंग लोड। इसको बोलते हैं क्रशिंग लोड। एक टर्म बताता हूं मैं, सिग्मा सी, या इसको बोलते हैं FC। इसको बोलते हैं क्रशिंग स्ट्रेस। आपको पता है, आपने बेसिक पढ़ा है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो क्रशिंग स्ट्रेस या FC बोलो या सिग्मा सी बोलो, ये हो जाएगा PC अपॉन एरिया, क्रशिंग लोड अपॉन एरिया। तो क्रशिंग लोड क्या होता है, PC, वो होता है सिग्मा सी इंटू एरिया। PC इज सिग्मा सी इंटू एरिया। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है PC का। अब रैंकाइन्स का ये जनरल फॉर्मूला मिल गया आपको, 1/PR इक्वल्स टू 1/PE प्लस 1/PC। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक फाइनल आउटपुट निकल के आता है। पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को सिर्फ वो फाइनल आउटपुट याद रखना है। तो इसका फाइनल आउटपुट रहता है PR का, फॉर्मूला आता है सिग्मा सी अपॉन इंटू एरिया अपॉन 1 प्लस अल्फा लैम्डा का स्क्वायर। यहाँ पे PR आपको पता है, मैंने आपको बता दिया, इट इज रैंकाइन्स लोड। सिग्मा सी आपको मैंने बता दिया, इसको बोलते हैं क्रशिंग स्ट्रेस। A का मतलब होता है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अल्फा बोलो या स्मॉल a बोलो, इसको बोलते हैं रैंकाइन्स कांस्टेंट। इसको बोलते हैं रैंकाइन्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू हमने प्रूफ किया था, इट्स वैल्यू इज सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई। ये होती है अल्फा की वैल्यू, या इसको स्मॉल ए भी बोलते हैं कई बार क्वेश्चंस में। इट इज सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई। आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैंने बस आपको लिख के दे दिया। सो अल्फा को बोलते हैं रैंकाइन्स कांस्टेंट विच इज सिग्मा सी बाय पाई स्क्वायर ई। लास्ट टर्म है लैम्डा, इसको बोलते हैं स्लेंडरनेस रेशियो, which is nothing but the ratio of effective length of the column upon minimum radius of gyration तो ये लैम्डा का फॉर्मूला है। सो दिस इज ऑल अबाउट रैंकाइन्स थ्योरी। रैंकाइन्स का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा सी इंटू एरिया अपॉन 1 प्लस अल्फा लैम्डा का स्क्वायर। तो आपको दो मैंने फॉर्मूले बताए मेन, रैंकाइन्स का फॉर्मूला, यूलर्स का फॉर्मूला। फिर लैम्डा कैसे निकालते हैं, लैम्डा को बोलते हैं स्लेंडरनेस रेशियो। इट इज इफेक्टिव लेंथ बाय मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। एंड मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं के मिनिमम, विच इज अंडर रूट ऑफ आई मिनिमम अपॉन एरिया। सो के मिनिमम इज कॉल्ड
मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको बोलते हैं मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों थ्योरीज की एक स्टडी की। ये दोनों थ्योरीज बीई पॉइंट ऑफ व्यू प्लस पॉलिटेक्निक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दोनों थ्योरीज के न्यूमेरिकल्स देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, एंड उसमें मैं एक चीज डिस्कस करने वाला हूँ कि यूलर्स थ्योरी के लिमिटेशंस क्या है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछता है दोनों में, पॉलिटेक्निक प्लस डिप्लोमा में, कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ यूलर्स थ्योरी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।